डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आओ केमिस्ट्री सीखें। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थर्ड लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस एंड ट्रांसपोर्ट नंबर। सो आओ केमिस्ट्री सीखें, लेट्स एंजॉय केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब तक आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी में डालने पर अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं। इस लेक्चर को हम यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। लेट अस टेक ए बीकर ऑफ वाटर और इसमें हम NaCl यानी कि कॉमन सॉल्ट या साधारण नमक घोल देते हैं। तो इस बीकर में NaCl का जलीय विलयन या एक्वा सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। इस सॉल्यूशन के अंदर NaCl सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस के रूप में मौजूद होगा। अगर हम इसके अंदर की तस्वीर को देखने में सफल हों तो वो तस्वीर कुछ ऐसे होगी। बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज्ड सोडियम आयंस और बहुत सारे नेगेटिवली चार्ज्ड क्लोराइड आयन रैंडमली यहाँ वहाँ गति कर रहे होंगे। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब अगला प्रश्न आता है कि क्या होगा अगर हम इस सॉल्यूशन से वैद्युत धारा या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने की कोशिश करें। सो फॉर दिस एक्सपेरिमेंट वी मेक एन अरेंजमेंट लाइक दिस। वी डिप two metallic electrodes or metallic rods in this solution and connect them with a source of EMF. थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि ये सोर्स ऐसा होना चाहिए जो डायरेक्ट करंट या डीसी सप्लाई करे। तो इस तरह का अरेंजमेंट अगर हम करें so such an arrangement is called as electrolytic cell. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ के पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ होता है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है and this is called as anode, and the electrode which is connected with negative terminal of external EMF is also negatively charged and it is called as cathode. So this is an arrangement of electrolytic cell. हम जानते हैं कि इस सॉल्यूशन में पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायंस और नेगेटिवली चार्ज्ड एनायंस मौजूद हैं और वो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, तो वो इस सॉल्यूशन के अंदर गति कर सकते हैं। जब हम इस सॉल्यूशन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने की कोशिश करते हैं बाय डिपिंग टू इलेक्ट्रोड, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या एनोड की ओर को गति करने लगते हैं और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल नेगेटिव इलेक्ट्रोड या कैथोड की ओर को गति करने लगते हैं। सो वंस we start flowing current through an electrolytic solution, cations start moving towards cathode and anions start moving towards anode. And what happens once they reach at their respective electrodes? This is the picture. एक बार कैटायंस कैथोड पर पहुंच जाएं या एनायंस एनोड पर पहुंच जाएं तो कैटायंस, फॉर एग्जांपल सोडियम आयन, what happens when sodium ion reaches cathode? The answer is sodium ion takes electron from cathode and gets discharged in the form of sodium atom. Similarly, chloride ion reaches its respective electrode, that is anode, and after reaching there, it loses its electron and converts into chlorine atom. Likewise, second chloride ion will also convert into chlorine atom, and these two chlorine atoms in turn combine together to form chlorine molecule. So we can have some idea that sodium ions will convert into sodium atoms at cathode and chloride ions will convert first into chlorine atoms then into chlorine molecule at anode. So this whole process was studied long back, somewhere in 1850s, by Michael Faraday. Michael Faraday was an English scientist, as I told you earlier, who contributed to the study of electromagnetism and electrochemistry.
इस तरह की प्रोसेस को माइकल फैराडे ने सबसे पहले स्टडी किया था एंड सच प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस. व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? Migration of ions towards their respective electrodes and getting discharged at the electrodes under the influence of external electrical field is known as electrolysis और हिंदी में इसे कहते हैं वैद्युत अपघटन. धनायनों और ऋणायनों का बाहरी वैद्युत धारा के प्रवाह में अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की ओर को प्रवाह और इलेक्ट्रोड्स पर पहुंचकर उनका उदासीन हो जाना इलेक्ट्रोलाइसिस या वैद्युत अपघटन कहलाता है. माइकल फैराडे studied electrolysis at length and he devised laws to deal with quantitative aspects of electrolysis. आइए इन चित्रों की सहायता से इलेक्ट्रोलाइसिस को थोड़ा विस्तार से समझते हैं. इस चित्र में आप देख रहे हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि NaCl का सॉल्यूशन, जहां पर NaCl कैटायंस या पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन और नेगेटिव आयंस अर्थात एनायंस में टूट चुका है और दो इलेक्ट्रोड नेमली कैथोड और एनोड. कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसलिए इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड नेगेटिवली चार्ज्ड होता है और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है. तो इसमें दो इलेक्ट्रोड्स डुबाए गए हैं जो कि एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज या डायरेक्ट करंट के सोर्स से कनेक्टेड है. जैसा कि हमने डिस्कस किया, जब हम इस तरह का अरेंजमेंट करते हैं तो चार्जेस कैटायंस और एनायंस अपने अपने विपरीत इलेक्ट्रोड्स की ओर को गति करने लगते हैं. कैटायंस स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स कैथोड और नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड and anions start moving towards anode. Such an arrangement is called as electrolytic cell. So, ये चित्र या इसके बगल में ये दूसरा चित्र है, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को रिप्रेजेंट करता है. अब इससे थोड़ा सा आगे को चलते हैं. हमने कहा कि आयंस चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, कैटायंस पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं जबकि एनायंस नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं. तो बाहरी वैद्युत धारा एक्सटर्नल ईएमएफ के प्रभाव में ये आयंस अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की ओर को गति करने लगते हैं. सो आयंस स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स. सिंस ions are charged particles, so when they move towards their respective electrode, they carry certain amount of charge with them. क्योंकि आयंस चार्ज पार्टिकल हैं, जब वो अपने इलेक्ट्रोड्स की ओर को गति करते हैं तो वो अपने साथ कुछ चार्ज या कुछ आवेश भी ले जाते हैं. एंड फ्लो और मूवमेंट ऑफ दिस चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी. आयंस के द्वारा चार्ज का बहना इलेक्ट्रिसिटी का बहाव है. इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एट द टाइम ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. जब वैद्युत अपघटन किया जाता है तो वैद्युत अपघट्य से आयनों के रूप में प्रवाहित होती है. जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, जब आयंस फॉर एग्जांपल सोडियम आयंस अपने इलेक्ट्रोड पर पहुंचते हैं तो वो उस इलेक्ट्रोड या कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेते हैं और सोडियम एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं. सिमिलरली क्लोराइड आयंस आफ्टर रीचिंग इट्स रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड गेट डिस्चार्ज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन एटम बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन. क्लोराइड आयन एनोड पर पहुंच के उसे एक इलेक्ट्रॉन सौंप देते हैं और एटम के रूप में डिस्चार्ज हो जाते हैं. अगर हम इन दो रिएक्शंस को गौर से देखें तो पहली रिएक्शन जिसमें सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके सोडियम एटम में बदल रहा है, बाय डेफिनेशन रिसीविंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ए रिडक्शन रिएक्शन. तो सोडियम आयन गेट्स रिड्यूस्ड आफ्टर रीचिंग कैथोड.
वेरेज क्लोराइड आयन एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे रहा है, तो इसका अर्थ है कि क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लोराइड आयन या इन जनरल सभी एनायंस एनोड पर पहुंचने के बाद इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान केमिकल रिएक्शंस होती हैं। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है जबकि कैथोड पर रिडक्शन होता है। इसलिए इलेक्ट्रोलाइसिस को एक और तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। We have got a better definition of electrolysis, that it is a process of carrying out the chemical reactions with the help of electricity. इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से आयंस के रूप में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है, वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रोड्स पर कैटायंस और एनायंस डिस्चार्ज होकर जमा होते हैं या गैस के बुलबुलों के रूप में बाहर निकलते हैं। Faraday worked at length about the relationship of quantity of mass deposited and electricity flown through the solution. इस एस्पेक्ट को फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के रूप में स्टडी किया जाता है। इसे हम फिर किसी और लेक्चर में डील करेंगे। आज हम लोग फोकस कर रहे हैं इस बात पर कि जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी या वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कितना चार्ज कैटायंस और एनायंस द्वारा अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की ओर को ले जाया जाता है। So when ions flow, the question comes, if Q is the total electricity flown through the solution, then how much of this electricity or current is carried by cations and how much by anions? अगर सॉल्यूशन से होकर बहने वाली कुल वैद्युत धारा Q है तो इसका कितना हिस्सा कैटायंस द्वारा कैरी किया गया और कितना हिस्सा एनायंस द्वारा। अब हम सीखने जा रहे हैं कि सॉल्यूशन से प्रवाहित हुई कुल इलेक्ट्रिसिटी का कितना हिस्सा विशेष प्रकार के कैटायंस और एनायंस अपने साथ कैरी करते हैं। इस चित्र में कुछ कैटायंस और एनायंस हैं जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड के प्रभाव में अपने इलेक्ट्रोड्स की ओर को मूव कर रहे हैं। We are going to deal with the question that what will be the fraction of electricity carried by a particular type of ion. So our topic is factors affecting migration of ions. इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। माना ईंटों का एक ढेर है और इस ढेर को दो ग्रुप्स, ग्रुप ए और ग्रुप बी द्वारा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है। They have to pick bricks from this point and drop at this point. So कुछ समय के बाद इस जगह पर जितनी भी ईंटें आई हैं उन ईंटों में से कितना हिस्सा ग्रुप ए के लोगों ने कैरी किया था और कितना हिस्सा ग्रुप बी के लोगों ने कैरी किया था, ये किस बात पर निर्भर करेगा। अगर हम विचार करें तो ये 2 या 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। पहला कि ग्रुप ए में लोगों की संख्या कितनी है और ग्रुप बी में लोगों की संख्या कितनी है। जिस ग्रुप में लोग ज्यादा होंगे वो ज्यादा ईंट अपने साथ ले जा सकते। दूसरा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि ग्रुप के लोग एक साथ कितनी ईंटें लेकर जा रहे हैं। अगर किसी ग्रुप में एक व्यक्ति एक ईंट लेकर जा रहा है जबकि दूसरे ग्रुप का एक व्यक्ति 2 ईंटें उठाकर ले जा रहा है तो अंडरस्टूड है कि दूसरे ग्रुप का व्यक्ति ज्यादा ईंटें गंतव्य तक पहुंचाएगा। सेकेंड ग्रुप पर्सन विल कैरी मोर नंबर ऑफ ब्रिक्स। तीसरा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ग्रुप ए का आदमी या ग्रुप बी का आदमी कौन ज्यादा तेजी से स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक जा रहा है, सो दैट ही कैन कैरी द ब्रिक्स फास्टर। इसी उदाहरण की तरह इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अगर अलग अलग तरह के आयंस मौजूद हैं तो किस प्रकार के आयन टोटल इलेक्ट्रिसिटी का कितना हिस्सा कैरी करेंगे हम लोग पता लगा सकते हैं। माना
इस सॉल्यूशन में कुछ डाईवैलेंट और कुछ मोनोवैलेंट कैटायंस हैं। कुछ कैटायन जिनके ऊपर +1 चार्ज है और कुछ कैटायंस जिनके ऊपर +2 चार्ज है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड के प्रभाव में ये आयंस अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की ओर को गति करते हैं और हमारा उद्देश्य है ये पता करना कि जब ये आयन यहाँ पहुंचे तो कुल इलेक्ट्रिसिटी का कितना हिस्सा मोनोवैलेंट कैटायंस ने कैरी किया और कितनी इलेक्ट्रिसिटी डाईवैलेंट कैटायंस के द्वारा कैरी की गई। This quantity of electricity will depend on three factors. Number one, it will depend on number of ions present in unit volume. जिन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कैरी करेंगे। सेकेंड, इट विल डिपेंड ऑन चार्ज कैरीड बाय ईच आयन। एक डाईवैलेंट कैटायन ज्यादा चार्ज कैरी करेगा in comparison to monovalent cation. And third, it depends on ionic mobility. That is, the ion moving faster will carry more electricity. माना विशेष प्रकार के आयन को हम I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस विशेष प्रकार के आयन द्वारा कैरी किया गया इलेक्ट्रिसिटी है QI. So QI will depend on concentration of ith type of ion in the solution. It will also depend on charge of this ion and it will depend on mobility or speed of this ion. So QI in turn depends on concentration, charge and mobility of ith ion. It can be written as QI is equal to K into Ci Zi into Ui. Similarly, if two types of ions are present in solution, let us say we number them one type of ion and number two type of ion, then electricity carried by first type of ions, which is written as Q1, will be equal to K into concentration of first type ions into charge of first type ion into mobility or speed of first type of ion. Similarly, electricity carried by second type of ion will be equal to a constant K into concentration of second type of ion into charge of second type of ion into mobility of second type of ion. So Q1 is the electricity carried by first type of ion. Q2 is the electricity carried through the solution by second type of ion. So कुल electricity flown through the solution, let us say capital Q, it will be sum of Q1 and Q2, or it will be sum of K C1 Z1 U1 plus K C2 Z2 U2, or in other words, the quantity of electricity Q carried through a certain volume by ions will be the sum of electricity carried by individual ions. That will be equal to this one. Capital Q will be sum of all Qi terms for each species. This sum can be written as K into sigma Ci Zi Ui. Now, in this picture, it is an electrolytic solution where red type of cations and yellow type of anions are present. Let us say total 10 coulombs of charge or electricity was flown through this solution. माना इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान इस सॉल्यूशन से टोटल 10 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हुई, तो इस 10 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी का कुछ भाग कैटायंस ने और कुछ भाग एनायंस ने कैरी किया होगा. लेट अस से आउट ऑफ 10 कूलाम्स 2 कूलाम्स of charge was carried by cations and remaining 8 coulombs was carried by anions. तो 10 कूलाम में से 2 कूलाम चार्ज कैटायंस
और धनायंस ने कैरी किया और बचा हुआ 8 कूलम ऋणायन ने कैरी किया। अगर हम इस कैरिड चार्ज का हिस्सा या फ्रैक्शन निकालें, so the charge carried by cations will be equal to 2/10 or 1/5. Similarly, fraction of charge carried by anions will be equal to 8/10 or 4/5. कुल चार्ज का जितना हिस्सा कैटायंस ने कैरी किया वह आएगा 2/10 या 1/5, और कुल चार्ज का जितना हिस्सा एनायंस ने कैरी किया that will come as 4/5. In electrochemistry, this fraction of total charge carried by a given type of ions is known as transport number. So, transport number is defined as electricity carried by a given type of ions divided by total electricity flown through the solution, which in turn is equal to Ci Zi Ui upon sigma of Ci Zi Ui. This fraction Ti is termed as transference number or transport number of the given ion in the particular solution. So definition of transport number is written as Ti, and it is defined as the fraction of total current or total electricity carried by a given type of ion through the solution. और अगर आप थोड़ा बहुत मैथ्स जानते होंगे तो आप बता सकते हैं कि कैटायंस का ट्रांसपोर्ट नंबर और एनायंस का ट्रांसपोर्ट नंबर अगर जोड़ दिए जाएं तो चूंकि ये फ्रैक्शन के दो हिस्से हैं, so their sum will come as 1. For example, here 1/5 plus 4/5 will give 5/5 or 1. So, sum of transport number of all the ions present in the solution is equal to 1 or unity. T plus, that is transport number of cations, added with transport number of anions will be equal to 1. The formula of transport number can be written in terms of ionic mobility, that is U. Transport number of cation is given as C plus into Z plus into U plus upon total transport number, that is transport number of cation plus transport number of anion. Similarly, transport number of anion can be given by this expression, where Z minus U minus are the charges and ionic mobilities of anion. If there is an electrolyte that gives only two ions, for example NaCl or BaSO4, these will give one cation and one anion, and for such type of electrolytes the product of C plus and Z plus, that is charge and concentration of cations, will be equal to product of charge and concentration of anions. So C plus Z plus will be equal to C minus Z minus, that is equal to equivalent concentration of ions. तो एक सिंगल इलेक्ट्रोलाइट जो एक कैटायन और एक एनायन देता हो, चाहे उनकी वैलेंसीज कुछ भी हो, उस तरह के इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैटायन का चार्ज और कॉन्सेंट्रेशन का गुणनफल एनायन के चार्ज और कॉन्सेंट्रेशन के गुणनफल के बराबर होता है. C प्लस Z प्लस इज इक्वल टू C माइनस इंटू Z माइनस. तो इस इक्वेशन को अगर हम ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायंस के लिए रखें तो हमें एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन मिलता है कि T प्लस, that is transport number of cation, is the ratio of ionic mobility of cation and total ionic mobility of cations and anions. Simply, transport number of anion
एनायन की आयनिक मोबिलिटी और कैटायन और एनायंस की आयनिक मोबिलिटी के जोड़ के बराबर होगा। So last two equations where T plus and T minus are expressed in terms of ionic mobilities of cations and anions are useful to solve numericals. So dear students, it was the concept of transport number of ions and its expression in terms of ionic mobility. Thank you.